नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का राष्ट्र धर्म में। केंद्र सरकार दल बदल कानून में जल्द ही नया प्रावधान जोड़ने जा रही है। अब इस कानून के दायरे में रजिस्टर्ड पार्टियों पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा, भले ही वो निर्वाचित प्रतिनिधि न हों। अगर पार्टी पदाधिकारी चुनाव के वक्त दल बदलते हैं तो वे अगले 5 साल चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। सूत्रों के मुताबिक कानून मंत्रालय आगामी बजट सत्र के दौरान ये संशोधन लाने की तैयारी में है। दल बदल कानून में संशोधन का मकसद चुनाव के वक्त पार्टी बदलकर टिकट पाने की परिपाटी पर अंकुश लगाना है। कानून मंत्रालय के सूत्रों के अनुसार मान्यता प्राप्त नेशनल और रीजनल पार्टी चुनाव के वक्त दल बदल को लेकर चिंता जताते रहे हैं। पार्टियों का कहना है कि ये खरीद फरोख्त के साथ ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के खिलाफ है। भय या लालच की वजह से पार्टी बदलने की परंपरा कुछ सालों में बढ़ी है। अब कानून मंत्रालय ऐसा प्रावधान करने जा रहा है जिससे निर्वाचित प्रतिनिधि और पार्टी पदाधिकारी विधानसभा या लोकसभा का कार्यकाल समाप्त होने में 6 महीने से कम समय बचने पर पार्टी नहीं बदल सकेंगे। कानून में संशोधन होने के बाद अगर कोई पदाधिकारी ऐसा करता है तो 5 साल किसी दूसरी पार्टी के सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ सकेगा। हालांकि निर्दलीय चुनाव लड़ने की छूट रहेगी। गौरतलब हो कि राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की सूची निर्वाचन आयोग के पास रहती है। किसी का पद बदला जाता है तो उसकी सूचना आयोग को दी जाती है। अगर कोई चुनाव के समय पार्टी बदलेगा तो पार्टी की सूचना पर आयोग उसके चुनाव लड़ने पर रोक लगा देगा। गौर हो कि सभी दलों को चुनाव के दौरान बागी उम्मीदवारों से परेशानी होती है। कई बार टिकट न मिलने पर पदाधिकारी और निर्वाचित प्रतिनिधि दूसरे दल में चले जाते हैं। ऐसे में कई पार्टियों ने दल बदल कानून में बदलाव की मांग की है। तो आपको बता दें कि केंद्र सरकार अब दल बदल कानून में संशोधन करने जा रही है। इसके लिए एक मसौदा मात्र अभी तैयार किया गया है। इस कानून के दायरे में अब रजिस्टर्ड पार्टियों पदाधिकारियों को शामिल किया जाएगा, यानी कि चुनाव से 6 महीने का समय रहने के बाद कोई भी जो दल है उसका कोई भी पदाधिकारी या फिर कोई भी सदस्य पार्टी को बदल नहीं पाएगा। ये जो मकसद है वो चुनाव के वक्त पार्टी बदलकर टिकट पाने की परिपाटी पर अंकुश लगाना है। और लंबे समय से ऐसा देखने को मिल भी रहा है। जब भी पार्टियों में, जब भी देश में चुनाव होते हैं, कहीं भी चुनाव होंगे तो इस समय खरीद फरोख्त के साथ ही जो स्वतंत्र चुनाव है वो नहीं हो पाते हैं। खरीद फरोख्त पदाधिकारियों की, पार्टी सदस्यों की चलती रहती है और यही वजह है कि अब केंद्र सरकार इस पर अंकुश लगाना चाहती है। और इस पर अंकुश लगाने की तैयारी में केंद्र सरकार ने एक कदम जो है वो बढ़ा दिया है। अब केंद्र सरकार कानून मंत्रालय ने ये कह दिया है कि एक नया कानून जो है वो इसमें लाया जा रहा है। तो जिस तरीके से दल बदल कानून में प्रावधान की अब बात कही जा रही है, तमाम पार्टियां इसको लेकर तैयार भी हैं और लंबे समय से इसकी मांग भी चल रही थी, क्योंकि जब भी वक्त होता है चुनावों का उस समय अलग अलग तरीके से खरीद फरोख्त के मामले सामने आते हैं, जिसकी वजह से जो हॉर्स ट्रेडिंग का जो मसला होता है उसको सुलझाने के लिए कई बार बाड़ेबंदी करनी पड़ती है, तमाम तरह की चीजें रहती है। इसी वजह से अब इस प्रावधान जो है वो बदलने जा रहे हैं और इस कानून में नया प्रावधान जो है वो केंद्र सरकार जोड़ने जा रही है। किस तरीके की राय इस पर तमाम पार्टियों की है, उसी पर चर्चा के लिए तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। राहुल आनंद जी, नेता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ मौजूद हैं। और डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, वरिष्ठ पत्रकार के रूप में हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी और समझना चाहूंगी, ये जग जाहिर है कि किस तरीके से चुनावों के समय खरीद फरोख्त का जो मामला है वो सामने आता है। अब इसको रोकने के लिए केंद्र सरकार ने ये जो तमाम जो प्रावधान है वो इस कानून में जोड़ने की बात कही। किस तरीके से आप देखते हैं, क्योंकि इसकी जरूरत लंबे समय से महसूस हो रही थी। जी नमस्कार मुस्कान जी। जी देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब तक लोगों की सोच में, चरित्र में और एक बदलाव नहीं आएगा, एक रूपता नहीं आएगी
और जब तक वो पूरी तरह से सिद्धांत निष्ठ राजनीति नहीं करेंगे, तब तक आप चाहे जितने भी तरह के कानून बना लें, ये पूरी तरह से बदलने वाला नहीं है। अब देखिए, जब 1985 में राजीव गांधी जी की सरकार पहली बार दल बदल कानून लेकर के आई थी, तो उसके पीछे जो सोच थी, आपको ध्यान होगा कि उसके बाद कितने तरह से लोग दल बदल करने लगे और पूरी की पूरी पार्टी गायब हो जाती थी, जब उसमें 1/3 का प्रतिबंध था। तो वो बिल्कुल बेमानी हो गया, वो निरर्थक हो गया। और उसके बाद फिर वाजपेयी गवर्नमेंट ने इसको ठीक पलट दिया और 2/3 पे कर दिया कि 2/3 लोग बदले की तब। और 2/3 के साथ उन्होंने लिखा कानून में, तो बहुत से कम लोगों को पता है कि पार्टी का भी 2/3 इस ढंग का डिफेक्शन होना चाहिए, तभी वो मान्यता प्राप्त होगा उसका। लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि किस तरह से आया राम गया राम की कहानी चलती है। तो इसको के जो नया विचार आया है, ये बिल्कुल स्वागत योग्य है। और जिस तरह से इसमें इस ढंग के प्रोविजन की बात चल रही है कि चुनाव से 6 महीने पहले जो पदाधिकारी हैं रजिस्टर्ड पार्टीज की, चाहे रीजनल हो चाहे नेशनल, वो भी नहीं शिफ्ट कर सकते हैं। इससे काफी चीजें बदल सकती हैं। लेकिन देखिए, ये मानव बुद्धि है। जो मैंने शुरू में कहा कि अगर सिद्धांत निष्ठ राजनीति नहीं है जी, चेंज कर देंगे पार्टी। तो इसलिए इस ढंग की स्थितियों से बचने के लिए वास्तव में जो देश का जो जनरल एक जनमानस है, सामान्य, उसमें कैसे चरित्र का निर्माण किया जाए, लोग अपने सिद्धांतों की राजनीति करें, लोग इस तरह से स्वार्थ की राजनीति पे बिल्कुल रत न हो जाएं। थोड़े थोड़े स्वार्थ के लिए लोग देश के हितों से समझौता कर लेते हैं मुस्कान जी, तो पार्टी बदलना और बाकी चीजें तो बहुत छोटी बात है उनके लिए। बिल्कुल। आपने उत्तर प्रदेश के चुनाव में देखा किस तरह से मंत्री भाग रहे थे, पदाधिकारियों को तो छोड़ दीजिए, एक जन ने तो क्लेम किया कि हर रोज एक मंत्री जाएगा, जिसके कारण भाजपा की चुनावी राजनीति जो उनकी रणनीति थी उस पर बड़ा भारी असर पड़ा। आप देखिए, अभी हिमाचल के चुनाव हो रहे थे, आप पार्टी के अध्यक्ष और तमाम पदाधिकारी भाजपा में शामिल हो गए। अभी गुजरात के चुनाव में देखिए, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो बड़ा उनको खोजबीन करके कांग्रेस अपने साथ लेके आई थी, चुनाव के ईद पे भाजपा में चले जाते हैं और अंत में उनके टिकट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर लेते हैं। तो अभी इनकी कोई सिद्धांत ही नहीं है। इसलिए जब तक सिद्धांतगत राजनीति नहीं देश में होगी और लोगों में एक जनरल एक चरित्र का निर्माण नागरिक में नहीं होगा देश के, तो इस समस्या का कोई हल नहीं होने वाला है। लेकिन ये जो नए सुझाव हैं वो निश्चित तौर पर स्वागत योग्य है। नमस्कार। ठीक है डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, कांग्रेस की सरकार में ये कानून लाया गया था और अब इसमें बदलाव जो है वो केंद्र सरकार करने जा रही है, लेकिन ये जो कुछ संशोधन है वो लगता है कि सही है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से खरीद फरोख्त होती है और आया राम गया राम की जो परिपाटी चलती आ रही है, उस पर कहीं ना कहीं अंकुश तो नहीं कह सकते, लेकिन कम जरूर होगा वो। जी मुस्कान जी, जब हम बात करते हैं, वरिष्ठ पत्रकार सर बोल रहे थे, उनकी बातों में जो सिद्धांतों की बात हो रही थी, आप जानती हैं कि जब राजनीति की शुरुआत हमारे देश में, देश स्वतंत्र हुआ, हमने अपना संविधान बनाया, संविधान बनाने में भी हमने कितना कुछ कैसे किया, हर विश्व के यूरोपीय देशों से हमने हर चीजों को लिया, एक संविधान का निर्माण किया जो भारतीय रूप को प्रतिपादित करे। लेकिन उसके बाद जानते हैं, जब कोई नियम बनता है तो उसके नियम को कैसे लोग उसको बदल के अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करें। जब चीजें इसमें होने लगती हैं तो राजीव गांधी जी की सरकार ने उस कानून को, संविधान को दिया, पारित हुआ संविधान में, 52वें संविधान संशोधन में उसको लागू किया गया। उसके बाद जो सर बार बार कह रहे थे कि सैद्धांतिक स्तर पे, तो पिछले कई वर्षों से आप देख रहे हो जिसपे ये जब राजनीति होती है तो बातें की जाती है कि आपकी पार्टी से वहां, वहां से वहां। इसका मतलब आप ही नहीं, सभी लोग उस नैतिकता, शुचिता और सिद्धांत को छोड़ चुके हैं। पहले पक्ष और विपक्ष के बीच में जो नैतिकता देखने को मिलती थी, चाहे वो सदन के अंदर हो चाहे सदन के बाहर हो,
नेता जब प्रतिपक्ष के और विपक्ष के और पक्ष के होते थे तो सदन में जो बहस हो रही है वहीं छोड़ के उसके बाद वो देश की बात करते थे, अपने व्यक्तिगत मसलों को देखते थे, व्यक्तिगत जीवन होता था। लेकिन आजकल जो राजनीति की शुचिता पे आहार हुआ है, जो प्रतिघात किया गया है कि हर बात में मतलब व्यक्तिगत जीवन में भी राजनीति को ला दिया गया है। अब कोई बोलता भी है तो क्यों? क्योंकि ये भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा जीवन के उच्चतम जो सिद्धांत है उसे खत्म कर दिया गया है। जो सर ने कहा कि जरूरी है, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हर पार्टी में कुछ ऐसे ईमानदार लोग हैं जिनकी वजह से हर पार्टी आज भी अपने रूप को, आकार को ग्रहण करती है। जो आता जाता है इसका मतलब उसका स्वार्थ है। आज यहाँ मिल रहा फायदा, वहां चला गया, कल वहां फायदा, वहां चला गया। ऐसे लोग किसी के सगे नहीं हो सकते हैं, क्योंकि उनका वजह क्या है? सरकार कोई चल रही है, आप वहां चले गए। उन्होंने कुछ लोगों के नाम दिए। अगर मैं कहूं कि भाजपा जो बार बार कहती है कांग्रेस मुक्त भारत की बात करती है, आप देखिए मुस्कान जी की इस समय भाजपा में 33% से ज्यादा मंत्री, विधायक, और आप देखिए तो वहां से गए हुए लोग हैं। मतलब आप बातें जो कर रहे हो, अगर सच में आपको कांग्रेस मुक्त भारत करना था तो आप उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते भाई। जो चीजें आपके या देश के फायदे के लिए नहीं थी, इसका मतलब आपने राजनीतिक शुद्धता को छोड़ के अपने फायदे के लिए उन चीजों का इस्तेमाल किया और बातें तो बड़े बड़े करते रहे। तो जरूरी है कि संवैधानिक स्तर पे ऐसे नियमों को जिसकी जरूरत पड़ती रहे, जिससे देश के संविधान की रक्षा हो सके, और जिस सिद्धांत की बात हमारे वरिष्ठ पत्रकार जी कर रहे थे, सर कह रहे थे, उन बातों की, उन मूल्यों का सच में हम कहीं ना कहीं उनकी रक्षा कर सके। तो ऐसे कानून जो कांग्रेस के सरकार में लाए गए थे, उनपे अगर लगता है कि जब परिस्थितियां बदल रही हैं तो होना चाहिए, अवश्य होना चाहिए। कम से कम मैं तो ये चाहती हूँ, व्यक्तिगत जो मेरा सुझाव है या जो मैं चाहती हूँ कि कोई भी पार्टी का व्यक्ति अगर एक बार पार्टी छोड़ दे तो ऐसा कानून हो कि वो राजनीति फिर आने ही ना पाए। फिर देखिए ये सुचिता, सिद्धांत की जो बातें होती है ना, अपने आप बेहतर राजनीति होने लगेगी। ठीक है राहुल आनंद जी, केंद्र सरकार जिस तरीके का बदलाव करने चाह रही है उसमें डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित ने भी यही बात कही और डॉक्टर सुधा मिश्रा भी इस बात से इत्तेफाक रखती हैं कि सिद्धांतों की राजनीति इस समय खत्म होती जा रही है। लेकिन डॉक्टर सुधा मिश्रा कह रही हैं कि अगर आपको कांग्रेस मुक्त भारत को ही बनाना था तो फिर जो तमाम कांग्रेस के जो नेता निकलते हैं उनको आपको अपनी पार्टी में शामिल नहीं करना चाहिए था। यानी कि दिक्कत अगर बीजेपी को है तो कांग्रेस पार्टी से है, उसकी विचारधारा से। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले मैं देश के सम्मानित जनता को नमस्कार करता हूँ। और हम लोग एक ऐसे चर्चा पे बैठे हैं जो आज देश की जरूरत हो चुकी है। सबसे पहली बात, इस चर्चे की अगर शुरुआत करें तो मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहूंगा कि जो लोग ये बातें करते हैं कि केंद्र सरकार लेकर आ रही है दल बदल कानून को और मजबूत बनाने का काम कर रही है, तो इसकी आवश्यकता कब पड़ी? 1967 में जब एक विधायक ने एक दिन में 3 बार अपनी पार्टी को बदली, तब जाकर एक बहुत वर्ड फेमस हुआ, आया राम गया राम कर। उसके बाद लगातार इंदिरा गांधी जी की सरकार में 1985 में इस कानून को लाया गया था, लेकिन वहां एक ठहराव आ गया था उस कानून को लाने के बाद, क्योंकि उस तरह की इच्छा शक्ति नहीं थी। सारी राजनीतिक पार्टियों के लिए ये आवश्यक है। दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत को लोगों को आपने अपने में सम्मिलित किया, तो उसके पीछे का मैं उद्देश्य बता देता हूं कि कभी भी कोई भी पार्टी की एक अपनी आइडियोलॉजी होती है, उस आइडियोलॉजी के सिद्धांत पे वो लड़ती है। आप जो आपकी एक अलग विचारधारा हो सकती है, एक अलग राज करने की शैली हो सकती है, एक अंग्रेजों के द्वारा अपनाया हुआ रूप हो सकता है, जो कांग्रेस करते रहती है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जो मैंडेट जनता के द्वारा उन प्रतिनिधि को दिया जाता है और वो उसको छोड़कर किसी और के साथ जाकर सरकार बनाते हैं, तो इसके 6 उद्देश्य हैं। मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको बता सकता हूं। पहला ये कि यह किसी पद या भौतिक लाभ अथवा ऐसे अन्य विचारों के प्रलोभन से प्रेरित दल परिवर्तन को रोकने के उद्देश्य से लाया गया है। जो लोग बार बार हमें ये आरोप लगाते हैं कि भाजपा ने बोली लगा रखी है, भाजपा खरीद फरोख्त की बातें करती है, यही भाजपा देश के सामने इस कानून को और मजबूत कर रही है। जो कांग्रेस की नेतृत्व को आपने बैठा रखा है, उनकी मुस्कान काफी अच्छी है, लेकिन इतने संवेदन मुद्दा पे भी वो इस तरह से हंस रही है, मजाक उड़ा रही है। नहीं, तो मैं ये देख रही हूँ कि आप लोग झूठ को किस तरह परोसते हैं। मैं इस संवेदनशील मुद्दे पे हंसते रही हूँ, तो कोई राय देने से पहले उस बात को पहले समझें। रुकिए, व्यक्तिगत आप आक्षेप बिल्कुल नहीं रखें।
ये व्यक्तिगत टिप्पणी मैं नहीं कर रहा हूँ। आप नहीं, आप जो कह रहे हैं कि मैं संवेदनशील मुद्दे पे, मैं जानती हूँ कि संवेदनशील मुद्दा है, और आप लोग जो खा रहे हैं ये हकीकत में है नहीं भाई। मैं दूसरी बात करता हूँ, या विधायकों को किसी भी प्रकार के व्यक्तिगत लाभ हासिल करने से रोकता है, या दलीय प्रणाली में स्थिरता बनाए रखता है, या किसी सरकार को गिरने के खतरे को कम करता है। यही नहीं, विधायक पार्टी वेव के पक्ष में मतदान अगर करे, इस बात को सुनिश्चित करते हुए यह पार्टी अनुशासन को बढ़ावा देता है, या लोकतंत्र की आस्था में उन लोगों को भ्रष्टाचार करने से रोकता है। तो मैं ये समझता हूं कि केंद्र सरकार ने जो नियम लाने जा रही है ये अति आवश्यक है, और आने वाले समय में जब जनता लोकतंत्र में चुनाव करती है तो उनके वो जिस प्रतिनिधि को मैंडेट देना चाहती है, जिस पार्टी को वो जिताना चाहती है, वो उनके साथ कल के डेट में कोई व्यवहार ना करे। इससे ठीक है राहुल आनंद जी, आपकी बात मैं पूरी सुनूंगी, लेकिन उससे पहले वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी, अपनी बात पूरी करें। मैंने 5 पॉइंट में अपनी बातों को बताया, साथ में मैं आपको और बताना चाहूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने भी दल बदल परिवर्तन कानून की व्याख्या की है। उसमें एक सबसे बड़ी बात उन्होंने बताया है, स्वेच्छा से अपनी सदस्यता का त्याग करना। और जिस प्रकार से आज राजनीतिकरण होते जा रही है और आरोप प्रत्यारोप का जो दौर चलता है, उसको और पारदर्शिता के साथ और मजबूती के साथ और अखंडता के साथ जो जनता के साथ जो कनेक्ट करने की बात आती है, वो कनेक्शन आने वाले समय में ये कानून दिलाएगा। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि कभी भी किसी भी पार्टी के लिए ये बहुत आवश्यक हो जाता है कि दल बदल कानून छोड़कर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में वो इसलिए चले जाते हैं ताकि उनको वहां से टिकट मिले और वहां से वो निर्वाचित होकर आगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो कानून है ये निर्दलीय के ऊपर ये लागू नहीं होगा। अगर कोई निर्दलीय लड़ना चाहता है पार्टी से त्याग करके तो वो लड़ सकता है। ठीक है, डॉक्टर सुधा मिश्रा, राहुल आनंद जी की बातों पर आप कुछ कहना चाह रही थी, बात रखें। हाँ जी बिल्कुल। राहुल भाई ने कहा कि संवेदनशील मुद्दा, जाहिर सी बात है देश के पूरे राजनीतिक रूप को जिस तरह से प्रहारित करके देश की जनता के दिए गए जो जनता का आधार होता है उसको झुठलाने की जो कोशिश भाजपा की सरकारों द्वारा किया जाता रहा है, जाहिर सी बात है ऐसे कानून की जरूरत है। और अगर आप किसी कानून में कुछ जोड़ रहे हैं तो आप में ऐसा कोई आप कोई अलग सा काम नहीं कर रहे हैं, आपका वो काम है। जनता ने आपको अगर सदन में बैठाया है इसलिए कि आप जनता के हित में काम करें, तो एहसान तो कोई नहीं किया जा रहा है। इन्होंने कहा मेरी मुस्कुराहट, जाहिर सी बात है जब महाराष्ट्र को देखती हूँ, मध्य प्रदेश को देखती हूँ, कर्नाटक गोवा को देखती हूँ, तो ऐसे आदर्शवादी और किताबी रटी रही बातों को सुन के हंसी ही आती है कि आप जिन बातों को कह रहे हो और कर क्या रहे हो, तो कथनी और करनी का अंतर। मैं बार बार एक लाइन दोहराती हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी का, क्योंकि ये लोग जो कहते हैं और जो करते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। उन्होंने लिखा हुआ है अपने रामचरितमानस में कि झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबैना। तो ऐसे लोग जब ऐसी आदर्शवादी बात करते हैं, इंदुकार सर जो बातें कर रहे थे वो बातें थी व्यवहारिक, जो सच में इस आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में होना चाहिए। और जो राहुल भाई बातें कर रहे थे ये किताबी रटी रटाई बातें जिनका इनकी पार्टी से कोई मतलब नहीं है। तो ऐसी पार्टी को सुन के, ऐसी बातों को सुन के हास्यास्पद स्थिति उत्पन्न होती है। मुद्दा संवेदनशील है, मुझे पता है, और मैं चाहती हूँ कि मेरे देश में जिस इतिहास में अगर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी की बात करती हूँ, उसी में मैं अगर अपने माननीय इंदिरा गांधी जी की बात करती हूँ, मैं सुषमा स्वराज जी की बात करती हूँ और मैं राजीव गांधी जी की बात करती हूँ, तो ऐसी राजनीति की जरूरत है जहां पक्ष विपक्ष नहीं बल्कि जिसके किए गए अच्छे काम हो वो आपके आदर्श हों। लेकिन इन लोगों की बात समझ में नहीं आएगी, तो किताब के लाइनों को पढ़ देना और हकीकत में क्या कर रहे हैं उस पर ना होना, इसलिए हास्यास्पद स्थिति पैदा होती है। ठीक है, डॉक्टर इंदुकांत दीक्षित जी,
बात सीधी से ये है कि हम जिस तरीके से आज के समय में खरीद फरोख्त को देख रहे हैं और अपने आप मतलब ये कह सकते हैं कि अपने स्वार्थ के लिए, खुद के लालच के लिए, सत्ता में, मात्र सत्ता में काबिज होने के लिए किसी भी पार्टी में आना, चले जाना, इस तरीके की बातें आम हो गई है। लेकिन इसको हम आज के समय में राजनीति का गिरता स्तर भी कह सकते हैं, क्योंकि आज के समय में पार्टी की विचारधारा मायने नहीं रखती है। मायने रखता है कि आप किस सिंबल पर लड़कर सत्ता में बैठ सकते हैं। जी मुस्कान जी, देखिए मेरी आवाज आ रही है ना? जी मैं सुन पा रही हूँ आपको, अपनी बात रखें। देखिए सबसे बड़ी बात है जो आपने कहा स्तर गिरने का, वास्तव में सिर्फ राजनीति में नहीं, एक जो सामान्य जनरल चरित्र है देश के समाज का, उसमें ही गिरावट है, मूल्यों में गिरावट है। आप अध्यापकों में देख लें, बच्चों में देख लें, छात्रों में देख लें, तो राजनीतिज्ञ उनसे अछूते थोड़े ही हैं। कई बार देखिए हमारे समाज में चर्चा होता है, जो अभी कह रही थी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, मैं उसको उचित मानता हूं। देखिए कई बार चर्चा होती है कि भाई यूएस में सीनेटर्स या कांग्रेसमैन ऐसा करते हैं, फ्रांस में ऐसा करते हैं, जर्मनी में ऐसा करते हैं। तो एक जो सामान्य वहां का चरित्र निर्माण है, जो वहां पे अपने देश के प्रति लगाव और देशभक्ति होती है, वो पहले उनसे बेहतर हमारे देश में, हमारे समाज में हुआ करता था। तो अपने समाज में एक जो सिटीजन्स में, अपने नागरिकों में अगर वो भाव कम हो गया, जनरल सभी सिटीजन्स में, तो आप केवल सांसदों में या विधायकों में अगर ढूंढने जाएंगे, नेताओं में, कि नहीं वो बड़े चरित्रवान हो और जनता में चरित्र न हो, देशभक्ति न हो, तो ये तो उचित बात नहीं है, मेरा मानना है। दूसरा हमारा ये कहना था कि जो आनंद जी ने मुस्कुराने वाली बात कही, मैं व्यक्तिगत तौर पे मानता हूं कि ऐसी चर्चा में कोई ऐसा व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया जाए तो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि ये इस ढंग के भाव तो किसी को किसी भी कारण से आ सकते हैं। लेकिन जो इंदिरा गांधी की चर्चा किया राहुल आनंद जी ने, ये फैक्ट ऑफ द मैटर है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता है कि जिस तरह से बड़े पैमाने पर डिफेक्शंस हुए डिफरेंट पार्टीज में, जो राजनीति में, और राजनीति नहीं, ब्यूरोक्रेसी को, इवन जुडिशियरी को भी कमिटेड जुडिशियरी बनाने की कोशिश की गई थी इंदिरा गांधी के समय में। उस समय देश के राजनीतिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव आया। और आपको मालूम होगा मुस्कान जी कि उस दौरान ही जजेस को, उनकी सीनियरिटी को ओवरलुक कर करके जूनियर जजेस को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बना दिया गया, जिसके कई जजेस ने रिजाइन कर दिया। उसी के कारण आने वाले समय में धीरे धीरे कर कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ और जजेस ने कहा कि नहीं जी, हम तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट करने ही नहीं देंगे, हम खुद अपने जजेस की अपॉइंटमेंट्स के बारे में तय करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने तय किया। तो ये जहां तक दल बदल की बात है, सिद्धांतों की बात है, ये किसी भी राजनीतिक दल ने, शुरुआत किसने किया वो एक इतिहास का विषय है, और उस समय सिर्फ कांग्रेस ही थी। तो ये सारे जितने भी अवगुण आए राजनीति में भारतीय, उनमें ज्यादातर वहां से ही आए। उनके जो टूट फूट हुई, उनके फ्रैक्शंस आए, उन्होंने किए। तमाम छोटे राज्यों में हुए, जो विधानसभाओं में हुए डिफेक्शंस, उन डिफेक्शंस को करवाया गया सरकारी तौर पे बहुत जगहों पे। लेकिन फिर जब ये लत लग गई तो तमाम जगहों पे ये व्यवस्थागत चीजें बन गई। अब ये देखिए, होने का एक कारण और भी होता है मुस्कान जी, जिसमें उन्होंने अभी तक चर्चा नहीं की है। मान लीजिए कोई राजनीतिक दल बना, मैं अभी यहाँ नाम लूंगा तो उचित नहीं होगा, जैसे एक एग्जाम्पल आप ले सकते हैं कि अन्ना आंदोलन था, उससे आप पार्टी निकल के आई। लेकिन तमाम राजनीतिक दल जब बनते हैं तो उनके सिद्धांत होते हैं, उनसे उन सिद्धांत के आधार पर मान लीजिए कोई जुड़ा। कांग्रेस का एक योगदान था देश की आजादी में, उसके उस चरित्र को देखकर उसके साथ कोई जुड़ा। आपका जो अपना एक अन्ना आंदोलन था, उसके कारण लोग जुड़े। भाजपा का जो एक सिद्धांत था संघ का, जनसंघ का, उसके कारण लोग जुड़े। लेकिन आने वाले समय में जो उसका नेतृत्व है, जब उनके चरित्र में, उनके मूल्यों में वो बात नहीं रह जाती जिन सिद्धांतों के लिए वो पार्टी बनी, तो जो लोग उन सिद्धांतों के कारण उससे जुड़े थे, वो जब ठगे से महसूस करते हैं तो वो क्या करें? ये भी एक बड़ा सवाल है। क्या इस तरह के किसी कानूनी बंदिश के कारण अगर उसका नेतृत्व सारे सिद्धांतों को छोड़कर स्वार्थ की राजनीति पूरे राजनीतिक दल में होने लगा, तो वो नेता क्या करे? तो इसीलिए मैं मानता हूं कि समाज में बदलाव की आवश्यकता है, कानूनों में बदलाव से बहुत फर्क नहीं पड़ने वाला है। जी ठीक है राहुल आनंद जी।
कानूनों में बदलाव से फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन दीक्षित साहब, एक बात ये भी है, अगर कानून में बदलाव नहीं होगा तो ये चीजें फिर लगातार बढ़ती जाएंगी। इसलिए अच्छी बात है कि चलिए कानून में तो बदलाव हुआ। जी दीक्षित साहब। ये एक मार्गदर्शक होता है सर जी, और ये अच्छी बात है, मैंने भी स्वागत किया। देखिए, जब राजीव गांधी जी के जमाने में संशोधन किया गया संविधान में और पहली बार दल बदल कानून लागू हुआ, उससे जो रोज रोज का आयाराम गयाराम था उस पर काफी रोक लगी थी, लोग सहम भी गए थे। बिल्कुल। लेकिन फिर आप देखिए कि ओवर पीरियड 1 दशक 1.5 दशक में लोगों ने इतने रास्ते निकाल लिए कि वाजपेयी सरकार में वो 1/3 को बदलकर 2/3 करना पड़ा। लेकिन आज देखिए कि कुछ इस ढंग के फ्लॉज हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इन मुद्दों पर, चुनाव सुधारों पे कई बार चर्चा हुई है, कई पिटीशंस पे, PILs पे बहस चल रही है अभी भी। अब उसमें आप ये देखिए कि जैसे एक झारखंड का उदाहरण है, जहां पे बाबूलाल मरांडी जी की एक JVM, झारखंड विकास मोर्चा पार्टी थी, वो अध्यक्ष थे। इस कानून के तहत अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों को पूरा अधिकार था कि वो पूरी पार्टी को डिसॉल्व कर दें, अपने पदाधिकारियों से बात करके। डिफेक्शंस करना है, तोड़ना है, शामिल होना है। उन्होंने अपने 3 विधायक जीत करके उनके 2019 में आए। ठीक है। 2 को उन्होंने पहले निष्कासित किया अपने पार्टी के संविधान के अनुसार, फिर अकेले बचे तो उन्होंने अपने को शामिल कर लिया भाजपा के साथ। लेकिन जब यह मामला चुनाव आयोग में गया तो उन्होंने एक तरह से उनको मान्यता दे दी, उनके मेल को। जब राज्यसभा चुनाव आया तो उनको भाजपा के नाम पे उनका नाम आया लिस्ट में, यहाँ पे वोटर्स में। लेकिन जो विधानसभा अध्यक्ष हैं उन्होंने उस चीज को राजनीति के तौर पर लटका के रखा है। तो ये जो विधानसभा अध्यक्ष, चाहे महाराष्ट्र में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में, आपको याद होगा केसरीनाथ त्रिपाठी जी का मामला, जहां जहां भी, वहां उन्होंने पूरे बसपा को किस तरह से 2-2, 3-3 बार डिफेक्शन के अंदर डिफेक्शन करा दिया। तो इस तरह से जो इसका दुरुपयोग और सदुपयोग होता है तथाकथित, तो उसमें ये सब बेमानी हो जाता है कई बार कि वास्तव में ये डिफेक्शन हुआ, कानून का कोई फायदा हुआ नहीं हुआ। हाँ, मोटे तौर पर इस ढंग के कानून आने से कुछ तो बंदिश लगती है कि हर रोज जो ये जो बदलाव की बातें होती हैं स्वार्थ के लिए और मेढक की तरह उछलना कूदना होता है राजनीति में, उस पर कम से कम रोक लगती है। बिल्कुल ठीक है। राहुल आनंद जी, सुधा मिश्रा जी का भी ये कहना था कि आपने जब उनके हंसने की बात कही तो उन्होंने कहा कि ये जो उनका हंसना था वो ये सोचकर हंस रहे हैं कि जो केंद्र सरकार आज ये कानून लाने जा रही है, जो कानून में, माफ कीजिएगा, बदलाव करने की जो बात कही जा रही है, वही जो सरकार है, बीजेपी की जो सरकार है, उन्होंने महाराष्ट्र में जो खेला रचा, तमाम चीजें इस तरीके की रही। तो खरीद फरोख्त की बात तो फिर बीजेपी पर लागू होती है, वो ऐसा कह रही थी। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जब हम किसी शिष्टाचार चर्चा में बैठते हैं तो उसमें बहुत सारी चीजों पे चर्चा करते हैं, लेकिन व्यक्तिगत हंसी कहीं हो सकती है, लेकिन जब देश आपको देखता हो तो उस समय किस प्रकार अपने आप को कंट्रोल करना है, ये उनके ऊपर निर्भर करता है। खैर, मैं उस बातों पे नहीं जाता हूं। अब इन बातों को छोड़कर मुद्दे पर। हाँ जी, मैं बता दूं सबसे पहले कि सुधा मिश्रा जी के हंसी का मैं जवाब दे देता हूं। उन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि बीजेपी के वादों पे लोगों का भरोसा नहीं है। तो मैं इनको जरा बताना चाहूंगा कि जब भारतीय जनता पार्टी 2014 में आ रही थी और उस समय जब सब लोग मिलकर मौत का सौदागर कहा करते थे या हर तरह की बातों को लेकर आते थे कि कैसे भी मोदी को रोका जा सके, तो और जो बातें हमने कही थी कि 370 हटाएंगे, 35 हटाएंगे, और ये भी जो एक बहुत हंसी का पात्र बन चुका था वो ये था कि राम लल्ला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे, ये हमारे विपक्ष के लोग बोला करते थे। तो समय के साथ हमने अपने वादों का खंडन भी कर दिया। और ऐसी बातों पे बहस तो बिल्कुल मत करिए जो आज की जनता को सुनना ही नहीं है। जो आप मौत के सौदागर की बात करें, मोरबी में आप लोगों ने क्या किया, कुछ जांच हुई? आज के वर्तमान की बात करिए। आप लोग 2014 वापस नहीं जा रहे हैं, आप 2022 में इसकी बात करिए। बिल्किस बानो के हथियार को घुमा रहे हैं आप लोग। मोरबी में 34 लोगों को वापस मुस्कान जी, ठीक है। सुधा मिश्रा जी, आ रहे हैं आपके पास, बात पूरी होने दीजिए, उसके बाद में आऊंगी आपके पास। मैडम को कहिए। मैं आपको बताऊं मैडम, जब आप नहीं बोल रही थी तो मैं सुन रहा था आपकी बातों को, अब मुझे सुनिए आप। और दूसरी बात बता दूं कि जो लगातार भारतीय जनता पार्टी के ऊपर लोगों का भरोसा बढ़ा है, तो उसी का ये नतीजा है कि आज हम 17 राज्यों में हैं और आपकी स्थिति कहाँ है आप देख लीजिए। जिस व्यक्ति को ये पता नहीं है कि किलो और लीटर का क्या फर्क होता है, वो सरकार चलाने की बात करता है और भारत जोड़ो यात्रा। अब राहुल आनंद जी, व्यक्तिगत मत जाइए, ये तमाम चीजें कभी भी किसी के साथ भी हो सकती है। स्लिप ऑफ टंग का मैटर है, इस तरीके की बातें करेंगे तो मुद्दा भी भटक जाएगा।
मुस्कान जी, ये व्यक्तिगत बात नहीं है, ये देश के सामने है। कांग्रेस का एक पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है जो इस तरह की बातें करता है। मैं आपको अरे बताऊं, हमारे देश के प्रधानमंत्री मंच पे बोल देते हैं, मैं उसको मानवीय भूल मानती हूँ। मैं बता जब रहा वो हूँ बेटी पढ़ाओ के बाद अगला बोलते हैं, मैं तो मानवीय भूल मानती हूँ। लेकिन आप लोग को राजनीति में इतने निचले स्तर पे आना है, सच में शर्म आती है, शर्म आती है। सुनिए, ठीक है सुधा जी, पहले बात समझ लीजिए, आपसे मेरा आग्रह है। नहीं बचना है मुझे इस मामले में। आप हमारे पार्टी के अगर बड़े नेताओं के बारे में ऐसी बात करेंगे तो हम विरोध करेंगे। ठीक है सुधा मिश्रा जी, एक बार बात सुन लीजिए, फिर मैं आती हूँ आपके पास। देखिए मुस्कान जी, सबसे पहली बात, मैं अपने राष्ट्रीय लोगों के नेताओं के बारे में क्यों सुनूं? ठीक है, गलत बात को क्यों सुना जाए? ठीक है, मैं आती हूँ आपके पास। राहुल आनंद जी, व्यक्तिगत नहीं जाकर मुद्दे पर रहते हैं। मैं मुद्दे की बात कर रहा हूँ, लेकिन कभी कोई घटना घटती है देश के सामने तो वो चर्चा का विषय होता है। और मैं बता दूं, मैडम ने कहा, बहुत अच्छी बात मैडम ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी पर लोगों का भरोसा नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि 2019 में 330 सीटें 37.36% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। ये सबको पता है भाई, आगे बढ़िए। की बात कर लेते हैं। 2014 में 31% वोट मिली थी, 31% वोट मिलकर 282 सीटें आई थी। और यही नहीं, बता दो, आज के समय में आपके विदेश मंत्रालय की क्षमता को आपके बोलना पड़ रहा है कि गृह मंत्री के कहे गए बात गलत है। उस पे आइए ना, आप लोग कहाँ झूठ के फैलाने में लगे हुए हैं? जो चीजें इसकी सत्तासीन लोग हैं, सबको मालूम है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी, बार-बार बीच में बोलेंगे तो जनता का समय खराब होगा और डिबेट भी इस तरीके से नहीं हो पाएगी। मुद्दों पर बात है, एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। आपके समय में आपको समय दिया जाएगा, आप अपनी बात रखिएगा। एक बार उनकी बात पूरी होने दीजिए। देखिए, ये कांग्रेस की प्रवक्ताओं की गंभीरता को दर्शाता है कि जब दूसरे बोले और सवाल ना रहे तो तुम बीच में बोलो ताकि बात बदल जाए। और मैं आपको बता दूं, जहां तक मैडम सवाल पूछ रही थी कि ये कहां मिला है, तो आप गूगल पर देख लीजिए, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी। और 73% भारतीयों को भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा है। और जहां तक कानून बनाने का सवाल है, जो इंदुकांत जी कह रहे थे कानून बनाने का सवाल, तो मैं बताता हूं कि हमारे देश में हत्या के ऊपर भी कानून बना है, हमारे देश में दहेज प्रथा पे भी कानून बना है, हमारे देश में चोरी का भी कानून बना है। कानून बनाया जाता है भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। और जितनी भी राजनीतिक पार्टियां होती है, अगर वो दल बदल कानून से सरकार बनाने की कोशिश करती है तो उसको हम मजबूत कर उस आने वाले खतरे को रोकने की कोशिश करेंगे। इससे क्या भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होगा? पहला प्रश्न। और जो इस चीज को लेकर आ रही है, क्या उसको इंप्लीमेंटेशन में दिक्कतें नहीं आएंगी? लेकिन वो साफ छवि के साथ जनता के बीच में आना चाहती है। और जिसकी वजह से आज जो विश्व में भारतीय जनता पार्टी को लेकर, खास करके भारत के प्रधानमंत्री की बात कर ले, जो छवि बन रही है। लेकिन दीक्षित साहब की भी बात कहीं ना कहीं सही तो है ना आनंद साहब? देखिए, कानून, आपने खुद कहा कि बहुत से कानून बने हैं, लेकिन उन कानूनों पर अमल कितना होता है? कानून तो हर तरीके के बने हैं, लेकिन उन पर अमल किस तरीके से किया जाए वो जो है वैचारिक बात है। अब ये समझ लीजिए कि आपने कानून में प्रावधान कर दिया, लेकिन जब आपके सिद्धांत जो है वो ही किसी आपके सदस्य में नहीं रहेंगे तो फिर उस कानून का क्या फायदा? 6 महीने पहले का ही तो कानून है, वो 6 महीने से 1 महीना पहले चेंज कर लेंगे। पार्टी तो चेंज करनी है। देखिए, जब किसी कानून को लाया जाता है तो उसमें पक्ष और विपक्ष दोनों की बातों को रखा जाता है। और जहां तक 6 महीने का सवाल है या जो भी समय दिया जा रहा है, जब कानून सदन में पेश होगा तो इस पे और जाकर क्लैरिटी बनेगी। लेकिन इतना तो तय है कि आने वाले लोग, आने वाले जो भविष्य के जो खतरे होंगे उसको रोकने की कोशिश तो हम कर रहे हैं। इसके पहले भी कानून बना था, और जिस प्रकार से अभी चर्चा हो रही थी कि 1/3 थी, फिर 2/3 कर दी गई अटल जी की सरकार में, तो ठीक उसी प्रकार मोदी जी की सरकार में इसको मजबूत किया गया है। अगर कुछ लूपहोल नजर आएगा तो फिर इसको चेंज किया जाएगा। ये तो चर्चा का विषय है। डॉक्टर सुधा मिश्रा जी। मुस्कान जी, एक्चुअली अभी इन्होंने 2-3 बातें राहुल भाई ने कही। इन्होंने कहा कि मैंने कहा कि कहाँ मिला। आप जानती, मैंने बोला था कि ये सब नेट पे मौजूद है, इसके बाद बार बात मत करिए। तो न सुनने की आदत, और बार बार लोग कहते हैं कि लोकप्रिय, ऑब्वियस सी बात है, हमारे प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, हमारे भारत के, हम सबके प्रधानमंत्री हैं। तो ये सिर्फ एक पार्टी विशेष के तो नहीं है। लेकिन जो मैं बातें बार बार कह रही थी, आज मैं चाहती कि जो चर्चा हो रही है वो सच में उस चर्चा का कुछ निष्कर्ष निकल के आए। लेकिन ये लोग अपने बातों से कभी भी, इन लोगों को व्यक्तिगत हमला करना है, इन लोगों की हर बात, मतलब खाना भी नहीं पचता बिना राहुल जी की बात किए हुए। तो मैं ऐसा बता दूं कि झूठ फैलाने वाले लोग
आधी अधूरी इंफॉर्मेशन देने वाले लोगों पे विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता को आके बोलना पड़ रहा है कि जो हमारे माननीय गृह मंत्री ने मंच पे कहा वो बात या तो वो गलत या तो प्रदेश मंत्रालय का प्रवक्ता गलत। अब ये हम लोगों पे है कि हम क्या माने। तो जिस ये भविष्य की बात कर रहे हैं उसी भविष्य को बचाने के लिए मुस्कान जी, आप पत्रकार हैं, आपका सामाजिक सरोकार जितना हमसे होता है, हमारा होता है, उससे कहीं ज्यादा है। आप लोग सीधे सीधे समाज के हर उस वर्ग से जुड़ते हो जहां पे उनके दैनंदिन की जितनी समस्याएं हैं आपको दिखता है। आपको उसमें मुगालते में कोई रख नहीं सकता है। तो आप जानते हैं कि किस तरह से आज की पीढ़ी को, आदरणीय इंदुकान सर ने जो बातें कही कि सामाजिक रूप से, आप जानते हो कि हमारे यहाँ आदर्शों का निर्माण जो ये व्हाट्सएप की यूनिवर्सिटी चल रही है, आधी अधूरी इंफॉर्मेशन, आप पढ़े लिखे हैं, हम मेरे पास इंफॉर्मेशन को चेक करने का जरिया है, लेकिन जो सामान्य लोग हैं, जो कमाने खाने वाले लोग हैं, वो फैलाई जाने वाली अधूरी सूचनाओं को सही मान लेते हैं, क्योंकि उनके पास इतना वक्त नहीं है कि वो चेक करें अपना जो गृह मंत्री हमारे बोल रहे हैं, प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, या कोई भी वरिष्ठतम आदर्श की स्थिति बैठने वाला व्यक्ति बोल रहा है वो सही या गलत। तो जब जिस देश में ऐसी चीजों को फैलाया जाए, दीक्षित सर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे, जो मैं बात कह रही हूँ वो अपने सामाजिक मूल्यों के हनन में कहीं ना कहीं कार्यरत हो रहा है। इसकी वजह से आप किस समाज का निर्माण कर रहे हैं? आप युवाओं में आधी इंफॉर्मेशन गलत दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हो कि बुलबुल पे बैठ के कोई उड़ जा रहा है, मतलब आप जनता को क्या दिखाना चाह रहे हैं, किस बात को कैसे रिप्रेजेंट करना है, आप पूरा बदल दे रहे हो। आप अधूरी बातों को फैला दे रहे हो। जब ये लोग बार बार कहते हैं आलू और सोना की घटना राहुल जी को, आप जानते हैं कि उन्होंने उसमें प्रधानमंत्री की बात की थी और उस परिप्रेक्ष्य में पूरी बात काट दी गई, अधूरी बात कह दी गई। तो सोचिए, इस तरह से लोगों को बरगलाने की जो आदत इन लोगों की है, उस बात को बार बार ये लोग गलत साबित होते हैं लेकिन करते रहते हैं। तो आज का जो संवेदनशील मुद्दा था कि अगर सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमारे कहीं भी सिद्धांतों में कहीं लूप होल आ रहा है, तो हम सबका, चाहे वो भाजपा के प्रवक्ता हो, चाहे आदरणीय दीक्षित सर हो, चाहे मुस्कान जी आप हो, चाहे मैं हूं, ये समाज के सरोकार हैं, हमारे भविष्य की पीढ़ियां डिपेंड करती हैं इस पे। तो उसमें ये सोचना है कि अगर कुछ गिरावट आई है तो उस गिरावट के आने के कारणों को ढूंढा जाए और कैसे हम बेहतर पीढ़ी को दे सकते हैं उसकी बात की जाए, ना कि किसी एक दूसरे के ऊपर व्यक्तिगत टिप्पणियां करके। ये सच में राजनीति में जिस तरह हनन किया जाता है ये गलत है, वो चाहे किसी भी पार्टी के लोग कर रहे हों। और मैं ये बात इसलिए कह पाती हूँ क्योंकि मैं इन बातों का ध्यान रखती हूँ, क्योंकि हम 30-40 साल के बाद एक नई पीढ़ी को चीजों को रिप्रेजेंट दे रहे हैं। तो हम जो दे रहे हैं ना, उसको चेक करना जरूरी है। राहुल भाई, जो मैं बात बोल रही हूँ ये शायद आपको समझ में आ रहा होगा कि हमारी सिर्फ बात नहीं है, राजनीति जो आगे आप जिसकी बात करें भविष्य की, वो आप देना क्या चाहते हैं ये जरूरी है। तो व्यक्तिगत या किसी के पर्सनल चीजों को लेके आक्षेप करना, तो आप भूल जाते हैं कि अगर आप मेरी बात करेंगे तो हर पार्टी के लोग ऐसा कुछ ना, मानवीय भूल है, हमने बोला कुछ निकल गया कुछ और, तो वो मानवीय भूल में आता है। उसको इस तरह से बार बार किसी के बारे में उसको नीचे गिराने के लिए बचने से अच्छा है कि हम सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से क्या बेहतर कर सकते हैं वो करने की कोशिश करें। ठीक है, राहुल आनंद जल्दी से बात खत्म करेगा, फिर मैं दीक्षित साहब के पास जाऊंगी। देखिए मुस्कान जी, सबसे बड़ी बात यह है कि जो बार बार जो मुझे ये बताया जा रहा है कि व्यक्तिगत हमले से बचने के लिए, तो मैं आपको बताता हूँ कि आपके जो युवराज हैं वो कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं। फिर मुझे ठीक है, इस तरीके की बातें नहीं करेंगे ना। एक मुद्दा अगर इस तरीके का है कि हमें अगर निष्कर्ष निकालना है, फिर वहीं आ गए तो मैं क्या बोलूं? पूर्व अध्यक्ष बोलूं? राजा कौन है यहाँ पे? अध्यक्ष बोलूं? राजा कौन है यहाँ पे? ठीक है डॉक्टर सुधार, कौन है? ठीक है, फिर कुछ भी बोल रहे हो। राज्य अध्यक्ष, पूर्व प्रधानमंत्री के पुत्र, यही बोलूं ना? यही चाहती हैं आप? मैं कह रहा हूँ राहुल गांधी आपके वायनाड के सांसद हैं, राहुल गांधी आपके वायनाड के सांसद हैं, उनको ये पता नहीं है कि लीटर किलो का क्या फर्क है, आलू डालकर सोना कहाँ से निकलेगा, ये तो वो दिखाते हैं। और पता है कि बेटी पढ़ाओ बोलना है, बेटी पढ़ाओ बोलना है कि बेटी बचाओ बनना है, और जो बार बार नॉलेज की बात करती हैं, तो जितना सशक्त अभी के समय में भारत पहले हुआ था 2014 के पहले, क्या भारत इस प्रकार का था जो 2014 के बाद का भारत है? ठीक है राहुल आनंद जी, ठीक है, सर काट के ले जा। एक मिनट मुस्कान जी, बस एक मिनट, बात को घुमाइए मत। मुद्दा अगर किसी चर्चा का है तो उस पर चर्चा कर ले, ज्यादा बेहतर है। ये फर्क है आज के भारत में। और मैं आपको बता दूं, जो आप कानून की बात कर रहे हैं, तो कानून का इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जागरूकता फैलाई जाती है। और यहाँ पे व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान लेकर नहीं बैठा हूं मैं आपकी तरह कि बीच में बोलूंगा, बोलने नहीं दूंगा।
ठीक है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ वाली जो मत, ठीक है, चलिए अब इधर उधर मत, ठीक है राहुल आनंद जी, बात को इधर उधर मत घुमाइए, मुद्दा जो है उस पर बात करते हैं। वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में आती है, ठीक है राहुल आनंद जी, ठीक है, दलितों के साथ अत्याचार नजर आता है, लेकिन राजस्थान को वो भूल जाती हैं। तो ये लोग जो अवसरवादी लोग राजनीति जो करते हैं, ये कांग्रेस आज के समय में। और मैं आपको बता दूं कि आज अगर भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा जमा है तभी आज 17 राज्यों में है। कांग्रेस कहाँ है? पूछिए मैडम से, कांग्रेस कहाँ है? ठीक है राहुल आनंद जी, ठीक है, चलिए ठीक है, इस तरीके की बातें अभी शोभा भी नहीं देते क्योंकि मुद्दा मात्र चर्चा का है। डॉक्टर दीक्षित साहब, देखिए बात को घुमा फिरा कर वही एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप एक बार फिर से आ जाते हैं, लेकिन इनसे बाहर निकलकर अब बात एक बार फिर से अगर कानून की करें तो हमारे जो भारत सरकार के महा सॉलिसिटर हैं, उन्होंने ये कहा है कि ये जो कानून अगर इसमें प्रावधान होगा तो इसका अगर आपको निर्णय लेना है तो निर्णायक जो है वो चुनाव आयोग को रखा जाए। और कहीं ना कहीं आपको किस तरीके से ये लगता है, क्या ये सही है चुनाव आयोग को निर्णय लेने दिया जाए इस कानून पर? इस तरीके की बातें तो होती रहेंगी, हम थोड़ा इस बार चर्चा की बात कर लें। जी मुस्कान जी, देखिए जो इस ढंग के कानून में बदलाव की बात आ रही है उस पे तो पूरे देश में डिबेट होनी चाहिए और निश्चित तौर पर सरकार डिबेट कराएगी भी, ये उसका काम है, कर्तव्य और धर्म दोनों है। और चर्चा करा करके पक्ष से विपक्ष से सारे राजनीतिक दलों से, और उसके बाद अल्टीमेटली इसमें सुप्रीम कोर्ट और चुनाव आयोग के सुझाव लेकर के ही ये बनाया जाना चाहिए और उसी तौर पे बनेगा भी। जैसा मैंने पिछली चर्चा में आपको बताया कि इसको लेकर के कई PILs भी इधर बीच में पिछले कई वर्षों में आए हैं सुप्रीम कोर्ट में और उन पे चर्चा चल रही, डिबेट चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दिया है केंद्र सरकार को भी और चुनाव आयोग को, मेरे ख्याल से उसी परिप्रेक्ष्य में ये कदम उठाया जा रहा है कि आप चुनाव सुधारों को लेकर के आए और ये दल बदल कानून का मुद्दा उसी से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे एक बात मैं और कहना चाहता हूँ मुस्कान जी कि देखिए ये तो हुआ राजनीतिक लोगों की बात, आपस में आक्षेप एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे। हमारे देश की जनता को भी सोचना पड़ेगा कि जो ये दल बदलू अपने रंग बदलने वाले लोग हैं, आखिर उनको चुनकर संसद में और विधानसभा में भेजने वाली तो जनता होती है। अगर जनता उन्हें रिजेक्ट कर दे तो क्या कोई ऐसा करने की हिम्मत जुटा पाएगा? बिल्कुल। तो ये एक बड़ा सवाल हमारे देश की जनता के साथ भी है। इसी तरह दूसरा उदाहरण आप देखें, बिहार को लेकर पहली बार ये बात उठी थी कि जिसको हम मानते हैं कि ये इस पे मर्डर के चार्ज हैं, इस पे रेप के चार्ज हैं, डकैती के चार्ज हैं, ऐसे आप सोचिए कि पंत प्रधान भी हो चुके, पंत प्रधान नहीं मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं अपने देश में कई जगहों पे जिन पे इस ढंग के आरोप थे, लेकिन उनके प्रतिनिधियों को जनता चुन देती है जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, रीजन के आधार पे, और उसके बाद वो लोग ऐसे एक प्रधान को चुन लेते हैं जो मुख्यमंत्री बन जाता है। बिल्कुल। तो अगर ऐसे लोग जनता से चुन के आ जाते हैं जो सो कॉल्ड माफिया हैं, जो हत्यारे हैं, जिन पे चोरी का आरोप है, तो अब जनता पे भी तो सवाल उठता है। मैं माफी के साथ आपको टोक रही हूँ आपको दीक्षित साहब, लेकिन देखिए जिस तरीके से आपने कहा डॉक्टर सुधा की एक बात से मैं भी सहमत हूँ कि जागरूकता कहीं ना कहीं नहीं फैलाई जा रही है। अब देखिए अगर जागरूकता की हम बात करें तो आपने जिस तरीके से कहा कि हम माफियाओं को चुन लेते हैं, हम किसी को भी चुन लेते हैं, जनता जो है, जनता को एक ऑप्शन हमारे पास होता है नोटा का, वो बताया ही नहीं जाता जनता को, उसके बारे में जागरूक ही नहीं किया जाता है कि आपके पास ये भी ऑप्शन है कि अगर आपको कोई आपका जो जनप्रतिनिधि है, जो प्रत्याशी है, वो नहीं आपको पसंद आ रहा है तो आप नोटा पर जो नोटा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नोटा का इस्तेमाल जनता को बेहतर तरीके से बताया जाए तो शायद जनता के मन की बात सामने आ जाएगी। दीक्षित साहब, इसका मैं एक उदाहरण और दूंगा मुस्कान जी। देखिए हमारे देश ने अंग्रेजों के खिलाफ और तमाम रियासतों के खिलाफ लड़ाई लड़के कितने सालों के बाद आजादी हासिल की। उस आजादी के बाद भी अभी भी जनता में अगर कोई उस राज खानदान का व्यक्ति चुनाव लड़ता है जो अंग्रेजों के समय अंग्रेजों से मिली भगत करके जनता का शोषण करते थे, तो राजा साहब कहकर जनता उनके पीछे खड़ी हो जाती है काफी बड़ी संख्या में। वो चुनाव जीतकर संसद और विधानसभा में भी पहुंच जाते हैं। तो ये तो बड़ा प्रश्नवाचक लगता है कि जनता में जागरूकता या लोकतंत्र में मैच्योरिटी क्या नहीं आई हमारे देश में। कई जगहों पे तो हमें ऐसा भी लगता है
तो जागरूकता इस पक्ष को लेके आना चाहिए कि जो वैल्यूज की बात करता है, अपने से जीवन में सिद्धांतों की राजनीति करता है, उनको चुनाव लड़ने पे लोग वोट दें। आज वोट देने के लिए भी जनता जानते हैं, कई इलाकों में आप चले जाए मुस्कान जी, आपने भी देखा होगा कि वो देखते हैं कि कौन बल वाला है, कौन तन बन वाला है, उनको वोट देते हैं लोग। जो गरीब होता है, जो ईमानदार होता है, सच्चरित्र होता है, साइकिल से चलने वाला होता है, उसको वोट भी नहीं देते कई जगहों पे लोग। तो ये देखिए, देश की जनता में भी, मैंने जो शुरू में कहा था, एक जनरल कैरेक्टर में भी बदलाव की जरूरत पड़ेगी। बिल्कुल जी। एक सवाल मेरा और है दीक्षित साहब, जिस तरीके से आज के चुनावों की अगर बात की जाए, राजनीति की अगर बात की जाए, अभी गुजरात में देख लीजिए, चुनाव किसके चेहरे पर लड़ा जा रहा है। चुनाव अगर हम लड़ रहे हैं तो पार्टी प्रधान, या आप ये देख लीजिए गुजरात में अगर बात करें या हिमाचल की बात कर लीजिए, हाल ही में वोटिंग हुई है, प्रधानमंत्री के चेहरे पर सीधे चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन आम जनता को यह समझने की जरूरत है कि आपको अपना विधायक चुनना है, विधायक ही आपके इलाके के काम करवा पाएगा, विधायक आपके सभी काम करवा पाएगा, सीधा प्रधानमंत्री आपके काम करवाने के लिए नहीं आएंगे। लेकिन लोग जो है वो प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट करते हैं, वो अपने जो प्रत्याशी है उनको नहीं देखते हैं। ये भी आज के समय में हम कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी खामी है हमारे लोकतंत्र में। नहीं, देखिए मुस्कान जी, इसके दो पहलू हैं जी। जब भी वोट देने लोग जाते हैं तो देखिए, दो दृष्टि हमेशा होती है, दो क्या तीन दृष्टि होनी चाहिए। एक दृष्टि ये होती है कि हम कैसा देश बनाना चाहते हैं। देखिए, हम अपने शहर को अच्छा बनाकर देश के निर्माण में योगदान देते हैं। एक दृष्टि होती है कि हम कैसा राज्य बनाना चाहते हैं, और एक दृष्टि होती है कि अपना मोहल्ला, अपना घर कैसा बनाना चाहते हैं। तो वोट देते समय अगर प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके, मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट दिया जाता है तो ये पूरी तरह से बुराई नहीं है, इसमें मानता हूं मैं। एक दूसरा पहलू ये है कि सिर्फ प्रधानमंत्री का चेहरा देख करके विधायक को वोट दे, ये भी उचित नहीं मैं मानता हूं। इसलिए जब वोट देने जाती है जनता तो उसको ये दोनों पहलू देखना चाहिए कि उसको देश का नेतृत्व कौन करेगा, यहाँ वोट देने से उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और राज्य का नेतृत्व कौन करेगा, उसका क्या इंपैक्ट पड़ेगा, और विधायक जो बनेगा वो कैसा होगा, इसका भी क्या इंपैक्ट पड़ेगा। एक उदाहरण देता हूं, जैसे मान लीजिए कि आपने अपने यहां से किसी माफिया डॉन को चुन लिया सिर्फ इसलिए कि वो आपके शादियों में, आपके स्थानीय गली के निर्माण में 50,000, 1 लाख का आपको डोनेशन देता है, लेकिन वो अल्टीमेटली एक ऐसे मुख्यमंत्री को चुनने में योगदान देता है जो मुख्यमंत्री पूरे राज्य का सिस्टम को खराब कर दे, तो क्या ये उचित होगा? बिल्कुल। तो ऐसे में अगर जनता ये देख के वोट देती है कि हमारा मुख्यमंत्री कितना अच्छा होगा, इसके आधार पर भी हम वोट देंगे, हमारे प्रधानमंत्री का हाथ मजबूत करने के लिए कैसी सरकार हमको चाहिए राज्य में, ये देख के देते हैं, तो ये पूरी तरह आप इसकी उपेक्षा नहीं कर सकते मुस्कान जी। बिल्कुल उपेक्षा नहीं, लेकिन आपका दूसरा जो पहलू था उसी पे मैं कहना चाह रही थी, और ये बात जाहिर भी है। ठीक है राहुल आनंद जी, दल बदल कानून की आप बात कर रहे हैं, जिस तरीके से इसमें प्रावधान की बात कही जा रही है, बात इसी पर करेंगे क्योंकि समय भी खत्म हो चला है, समाप्त हो चला है। जिस तरीके से आप इस पर कानून की बात कर रहे हैं, एक बार फिर से शुरुआत में जाऊंगी, सिद्धांतों की बात जो है वो बेहद जरूरी है। आज के समय में आप दल बदल कानून का प्रावधान तो ले आएंगे, इसमें संशोधन कर देंगे, लेकिन राजनीति के गिरते स्तर को किस तरीके से रोकेंगे कि वो और ना गिरे, उसको ऊपर उठाने के लिए क्या करेगी सरकार? देखिए मुस्कान जी, इसके ऊपर जो व्यक्तिगत छवि और खास करके जो पार्टी की जो छवि बनती है जनता के बीच में, इसके ऊपर बहुत सारी चीजें निर्भर करती हैं, और आने वाले समय में खास करके इसमें और पारदर्शिता और जो उसमें निखार आएगा, उसके तहत मैं ये कह सकता हूं कि इस कानून को इम्प्लीमेंटेट करने के लिए, खास करके इम्प्लीमेंटेशन में काफी सहायक सिद्ध होगा। और एक शुरुआत की गई है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक और महत्वपूर्ण बात की थी, अगर सारे दल उस पे साथ में आके खड़े हो जाएं तो एक सुधार और किया जा सकता है। उन्होंने कहा था कि एक देश एक वोट पे हम लोग चलते हैं, और उसी दिशा में ये जो सुधार की जो प्रक्रिया है इसको भी इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये चर्चा का विषय है, जब दर पर दर जब इसके ऊपर चर्चाएं होते रहेंगी तो बहुत सारी ऐसी चीजें आएंगी, जो लूप होल होगा, जो बातें को चर्चा कर सामने नजर आएगी। लेकिन इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो मैंडेट खास करके जनता देती है किसी भी पार्टी को, आपने देखा होगा कि बिहार के अंदर भी मैंडेट किस पार्टी को मिला और फिर बाद में जाकर सरकार किसकी बन गई। तो
ये सब जो गलतियां हो रही है इसको रोकने का काम किया जाएगा। आपने महाराष्ट्र में देखा कि महाराष्ट्र में किसको मैंडेट मिला और उसके बाद सरकार किसकी जाकर बन गई, फिर बाद में लेकिन ये भी तो गलत है ना आनंद साहब कि बनी बनाई सरकार को आप गिरा देते हैं और फिर नई सरकार बनाते हैं, फिर वो फिर नए सिरे से काम करती है, ये भी तो गलत है ना। आपकी बात से मैं बिल्कुल पूर्ण रूप से सहमत हूं। जिस तरीके से आपने कहा कि जिसको मैंडेट मिले वही सरकार काम करे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी तो गलत है ना। फिर देखिए, इस कानून के तहत जो प्रावधान है उसको अगर इस्तेमाल कर कर कोई आता है जाता है सरकार बनाता है तो फिर ये कानूनी प्रक्रिया है और इसमें सर्वोच्च न्यायालय भी इसके ऊपर अपनी टिप्पणी दे चुका है और उसने साफ स्पष्ट कहा है कि आप त्याग पत्र देकर आइए और अपने 2/3 बहुमत के साथ लेकर जाइए तो कभी किसी पे इम्प्लीमेंटेशन नहीं होगा। लेकिन जो 1 वोट से 2 वोट से जो सरकार गिरती थी, जैसे कि अटल जी की भी सरकार 1 वोट से गिरा दी गई थी, तो चीज को कानून काफी ज्यादा सहायक सिद्ध होगा। ये मैं सारी राजनीतिक पार्टी के लिए कह रहा हूं कि वो काफी सहायक होगा और उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये डिसीजन लिया है इसको इम्प्लीमेंट कराने के लिए, ये स्वागत योग्य कदम है। ठीक है डॉक्टर सुधा, तमाम बातें हो गई है। सवाल मेरा आपसे भी यही है कि देखिए सरकार तो कर रही है अब जिस तरीके से कानून में प्रावधान है, लेकिन विपक्ष के तौर पर विपक्ष का काम होता है सरकार को आईना दिखाना, एक नजीर के तौर पर भी पेश हो सकते हैं। आप किस तरीके से ये राजनीति के गिरते स्तर को उठाएंगे? क्योंकि देखिए अभी हाल ही के अगर सीक्वेंस को देखें तो सबसे ज्यादा अगर दल बदल कहीं हुआ है तो कांग्रेस में ही हुआ है। कांग्रेस पार्टी से लगातार नेता आते जाते रहे हैं, इसको किस तरीके से रोका जाएगा? जी मुस्कान जी, देखिए जिसको जाना होता है उसे कोई नहीं रोक सकता है। ये कानून के दायरे हो सकता है कि उनको रोक ले, क्योंकि वो व्यक्ति आपकी विचारधारा या आपके सिद्धांत से गुस्सा होके या कहीं प्रेरित होके नहीं जा रहा है। जो जा रहा है वो अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए जा रहा है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। ये भी आप जानते हैं कि लोकप्रियता कभी भी गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है। ठीक है, तो जब लोकप्रियता गुणवत्ता की गारंटी नहीं होती है, दीक्षित सर मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे इस पे कि लोकप्रिय होना बहुत आसान है, लेकिन वो लोकप्रियता क्या गुणवत्ता दे पा रही है, इस पे प्रश्न चिन्ह खड़े हो सकते हैं। तो आज आपने देखा होगा जो मैं बातें कर रही हूँ, मैं न व्यक्तिगत आक्षेप करना चाहती हूँ न मेरी आदत है, क्योंकि पेशे से मैं शिक्षिका हूँ और मैं समाज के उस वर्ग का निर्माण करती हूँ जो सत्य और असत्य के बीच के अंतर को समझ सके, क्योंकि जीवन सिर्फ हमारा नहीं है, हमारी बनाई गई पीढ़ियों का है। और शुचिता अगर शब्द बना है तो सिर्फ एक व्यक्ति के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए है, क्योंकि हमने समाज बनाया है। हमें समाज मिला नहीं था, हमने राजनीति बनाया है, संस्कृति हमने बनाई है। तो जो चीज हमारी निर्मित की गई है उसकी रक्षा का उत्तरदायित्व तो हम सबका है। और जो चीज गलत हो रहा है और ये सबको मालूम है, आपने एक प्रश्न भाई से पूछा, राहुल भाई से, तो उसका उत्तर उन्होंने गोलमोल कर दिया। अगर आपने मुझसे प्रश्न पूछा कांग्रेस के लोग जा रहे हैं, बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि उनका फायदा हो रहा है। और इस तरह से स्वास्थ्य जो संस्थाएं हैं उसका जो मिसयूज किया जा रहा है, जाहिर सी बात है अगर मैं कुछ काम करना चाह रही हूँ, मैं काम नहीं कर, मैं डर जाऊंगी, मैं भागने के लिए कहीं ना कहीं आपके शरण में आ जाऊंगी कि नहीं बस बचा लो, मुझे काम करने दो, कम से कम परिवार सुरक्षित है। तो जो डर और भय का माहौल बना के अपने विचारों से आक्रांत करने की कोशिश हो रही है, उस आक्रांता से अपनी पीढ़ियों को बचाना। और दीक्षित सर ने जिन बातों को रखा, मुझे मुस्कान जी आज सच में कहते हुए जरा भी मुझे इस बात का बहुत आज आनंद और अच्छा लग रहा है कि किसी चैनल पे एक वरिष्ठतम पत्रकार के द्वारा उन स्थितियों को निकाला गया जिसको आज की समाज की जरूरत है। तो मैं हमेशा कहती हूँ कि जो चौथा स्तंभ हमारा है वो आज भी सजग है और वो देश के निर्माण में हमेशा साथ खड़ा रहेगा। ये मेरा विश्वास आज आप लोगों ने पुख्ता किया है, तो मैं आप लोगों को इसके लिए कहीं ना कहीं साधुवाद देती हूँ। और मैं चाहती हूँ कि विचारधारा किसी पार्टी की कोई भी हो, लेकिन समाज में अगर कोई लूप होल हो रहा है तो आप लोगों के दिखाए गए आईने से कम लोग सजग होंगे और चीजें बेहतर होंगी। ठीक है, राहुल आनंद जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आनंद साहब देखिए, जो आज हम लोगों ने चर्चा किया खास करके इसके ऊपर एक दो चीजें, हालांकि सुधा जी ने एक बात कही और कहते कहते ये भी कह गई कि डर का माहौल बनाकर आप इसको इधर से उधर कर सकते हैं। तो ये जो कांग्रेस की जो विचारधारा है कहीं ना कहीं घूम फिर कर सामने आ जाती है। और मैं एक चीज बताता हूँ, पार्टी कोई भी हो,
लेकिन अब ऐसा समय आ चुका है कि जो विकास करेगा वो जनता के दिल पे राज करेगा, जो बातें करेगा और जो इधर उधर की बातें करके जो तुष्टीकरण की राजनीति करेगा वो कहीं का नहीं रहेगा, क्योंकि देश की जनता जाग चुकी है और समझ चुकी है कि वो किसके साथ है और कहां जाकर उसको मजबूती मिलेगा। जब 2014 के पहले सरकार हुआ करती थी तो प्रधान एक महाशक्तिशाली देश के राष्ट्रपति से मिलने के लिए राहुल जी, एक भारत प्रश्न के है लोगों मेरा। को लाइन में लगा होना होता था। अब लोगों को सामने वो राहुल जी, एक महाशक्तिशाली प्रश्न, मुस्कान जी, मेरा राष्ट्रपति भारत के प्रधानमंत्री को सैल्यूट करता है। ठीक है, एक सवाल है सुधा जी का, वो सवाल ले लेते हैं। बहुत बड़ा फर्क है। ठीक है सुधा जी, समय समाप्त हो रहा है, मात्र कम शब्दों में जल्दी से अपना सवाल रखिएगा। राहुल भाई, मेरा सिर्फ एक प्रश्न है, 2014 के पहले आपने पढ़ना शुरू किया था या उसके पहले पढ़ चुके थे? मैं तो पहले पढ़ चुका था। ऐसे कैसे, मतलब खराब माहौल आपने पढ़ लिया? आपको तो काफी सारे ज्ञान मिलने चाहिए थे। कंप्लीट हो चुकी थी उस समय। मैं मतलब डिग्री कैसी बात कर रहे हैं आप? इंजीनियर हूँ मैडम, मैं पेशे से इंजीनियर हूँ। ठीक है राहुल आनंद जी, सुधा जी, ठीक है। मैंने 11 दीक्षित महीने साहब कम शब्दों में जल्दी से अपना आखिरी कमेंट रखिएगा। ठीक है, 2 बातें मैं रखना चाहूंगा जी। देखिए, सबसे बड़ी बात जो राहुल जी कह रहे थे कि कैसे हुआ महाराष्ट्र में जो जनता ने मत दिया था मैंडेट, उसका उल्लंघन हुआ, कर्नाटक में उल्लंघन हुआ। लेकिन ऐसा कहते समय हमेशा मैं मानता हूं कि जब आप एक उंगली करते हैं तो 2-3 उंगली आपकी तरफ खुद होती है। आप अरुणाचल और गोवा कैसे भूल सकते हैं? तो ऐसी बातें आदर्श की तभी कर सकते हैं जब आप आदर्शवादी हो पूरी तरह से। दूसरा, हमेशा जरा धमका के ही सुधा जी नहीं होता है चीजें। आप देखिए, हेमंत बिश्व शर्मा ने जो आरोप लगाया था आपके नेतृत्व पर, उनको मिलने का समय नहीं मिल रहा था और जब मिलने गए तो कुत्ते को बिस्किट खिला रहे थे आपके नेता। तो ये हमेशा दोनों तरफ से कमियां होती हैं, ताली दोनों तरफ से बजती है, सुधार सबको करना होगा। मेरा सिर्फ इतना कहना था। ठीक है, मैं सुधा जी लौट नहीं पाऊंगी आपके पास, समय समाप्त हो चुका है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। दल बदल कानून में प्रावधान किया जा रहा है, अब देखना होगा कि यह संशोधन कितना कारगर होता है। फिलहाल के लिए राष्ट्रधर्म में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।